अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपके सामने उर्दू फेरी टेल यानी की कहानियाँ यहाँ अपलोड करना चाहता हूँ ताकि तमाम इसे देखें, अपने रवैये दुरुस्त करें, अखलाकी सबक हासिल करें और सोच विचार का मादा पैदा हो, अपने मामलात को खुश असलूबी से मामला जो है फहमी से अंडरस्टैंडिंग से मसाइल हल कर सकें। लिहाजा उन कहानी को समात फरमाएं। शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख व प्यास को मारकर सख्त मुश्किलात से दो चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक मुकाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर राय मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी बात रखी और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक एक बार शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम सब अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे और बिला खौफ व डर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। गीदड़ के मशवरे पे तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम इत्मीनान व सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बताई। गीदड़ की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए तुम सबकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताखिर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू करूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने सर हिलाते हुए हामी भर दी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद एक एक जानवर बिलानाहा अपनी अपनी बारी के मुताबिक शेर के पास जाने लगी और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही चल रहा था और एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार था। उसे शेर के पास जाना मंजूर नहीं था और उसने अपने साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुफा के पास पहुंच गया। ताखीर हो जाने से शेर काफी गुस्से में था और खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था, देर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं जंगल जाकर मनचाहे जानवर का शिकार कर खा जाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, माफ कर दीजिए बादशाह, सलामत गलती हो गई और इसका एक वाजिब सबब है। इत्मीनान रखिए, मैं बयान करता हूँ, आप सुनिए और उसके बाद आप आराम से मुझे मार कर खा लें। शेर ने फिर गुस्से से कहा, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या कर लेगा? मैंने कई हाथियों को अपने पंजे से मार गिराया है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, मेरे हाथों बच नहीं सकता और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं उसे खत्म करूंगा। ये सब बदतमीजी करने लगा।
मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे बादशाह से आकर बात करो। तब उसने फख्र से कहा, मैं क्यों आऊँ? तुम्हारे बादशाह में दम है तो उसे ही यहाँ लेकर आओ। ये कहकर मुझे दबाने लगा। बादशाह सलामत, इसीलिए आने में ताखीर हो गई। ये सुनते ही शेर गुस्से से कहने लगा, चलो अभी चलते हैं, उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद खरगोश ने शेर को जंगल के दरमियान मौजूद एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह, इसके अंदर देखिए, वो वहाँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप उसे अच्छा सबक सिखाइए। शेर गुस्से से फौरन कुएं में झांकने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी जानिब से भी दूसरा शेर दहाड़ता हुआ महसूस होने लगा। तब खरगोश ने कहा, देखिए उसे कितना फख्र है, आपको कैसे नीचा दिखा रहा है। ये कहकर वो शेर को जोश दिलाने लगा। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से फौरन कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कोई नहीं था। शेर पानी में हाथ पैर मारता कुएं से निकल नहीं पाया और कुएं में ही उसने दम तोड़ दिया। खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपनी हिफाजत कर ली बल्कि तमाम जानवरों को शेर के खौफ से निजात दिलाई। सबक: अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। बाजुओं के जोर से दिमाग की ताकत ज्यादा होती है। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye. जैक गुस्से में चिल्लाने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आ रही हूँ जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हो उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिसे बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है, इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसें बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं है और अगर होते भी तो मैं माचिसे तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई, बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसें खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मीम साहब,
क्या आप कुछ माचिस से खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी। जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मीम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मीम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी दादी बीमार हैं। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिस से खरीद ले। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी, क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गई और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तीली जलाई। उसे हैरानगी थी क्योंकि वो तीली लोहे की सिकड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिकड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी। कैसी हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ औरत अपने एक कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर, क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा। मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा। शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी। लेकिन मैडम, जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द
अब यकीन हो गया तुम्हें या अभी भी कुछ देखना आजमाना बाकी रह गया है? आजमाना तो नहीं है, पर हाँ, एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। तो चलो मेरे दोस्त, चले। परियों ने फैसला कर सोने का कड़ा और मुसाफिर। एक घना जंगल था और उस जंगल को पार किए बगैर शहर को पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक दिन एक मुसाफिर उस जंगल से गुजरते हुए शहर के लिए निकल पड़ा। जंगल में खूनखार जानवरों के हमले का खौफ लिए जान हथेली पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर था। भूख व प्यास से उसका बदन लाचार हो चुका था। किसी जानवर को शिकार करने की ताकत उसमें बाकी नहीं थी और मजबूर होकर एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। शेर ने मुसाफिर को जंगल से गुजरता देख लिया, लेकिन उस मुसाफिर पर हमला करने की ताकत व क़ुव्वत उस शेर के पास बाकी नहीं थी और वो किसी भी हाल में मुसाफिर को मारकर अपनी भूख व प्यास मिटाने के लिए तैयार हो गया। शिकार करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाने के बाद ये शेर इंसानों को गुमराह कर उन्हें मार कर खाने का आदी हो चुका था। मुसाफिर करीब आता देखकर शेर के दिमाग में एक बेहतरीन ख्याल आया। इससे कबल एक इंसान को मारने के बाद उसके हाथ का कड़ा अपने पास रख लिया था। मुसाफिर जल्दी जल्दी अपने करीब आता देखकर शेर दिल ही दिल में खुश होने लगा और कहने लगा, ए मुसाफिर, इधर देखो, मेरी तरफ आओ। ये कहकर बड़ी मासूमियत से उसे करीब बुलाने लगा। अचानक से शेर पर नजर पड़ते ही मुसाफिर खौफ से डर गया, लेकिन शेर के हाथ में सोने का चमकता कड़ा देखकर इस डर व खौफ की कैफियत में भी उसके दिल में लालच पैदा हुई और इसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? शेर ने बड़ी मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, ए मुसाफिर, मुझे तुम्हें देखकर न जाने क्यों तरस आ रहा है। मुझे लगता है तुम बहुत मुसीबत ज़दा हो और बड़े मुश्किल हालात से दो चार हो रहे हो। तुम जैसे इंसान के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ दी है। मुसाफिर कहने लगा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मुझे अपना रास्ता जाने दो, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम तलाश कर लूँगा। शेर ने कहा, इधर देखो, ये सोने का कड़ा है, ये मेरे कोई काम का नहीं, तुम जैसे शख्स को देने का इरादा रखता हूँ। बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, लेकिन इसे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? शेर ने कहा, शाबाश, बहुत खूब बात कही तुमने। ये सोने का कड़ा तुम्हें देने से मुझे सवाब हासिल होगा और तुम्हारी बदनसीबी दूर हो जाएगी। मुसाफिर ने शक करते हुए कहा, ये सवाब हासिल होने की बात बाजू रखो, तुम एक खूनखार जानवर हो, तुम्हारी बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? ये सुनकर शेर ने कहा, मैं जब जवान था खूब लोगों का शिकार किया और कई लोगों की जानें ली, जिसके सबब मेरे सर पर कई गुनाहों का बोझ बढ़ गया है। मेरी तकलीफ देखकर एक बुजुर्ग ने मुझे खैर व खैरात करने का मशवरा दिया, इसलिए मैं ये सोने का कड़ा तुम जैसे हकदार इंसान को देना चाहता हूँ, ताकि मेरे गुनाहों का कुछ कफ़ारा अदा हो सके। शेर की हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुसाफिर के दिल में ख्वाहिश दुबाला हो गई, लेकिन दिल बड़ा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी बातें सच मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें देखकर न जाने क्यों डर हो रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर मुसाफिर आगे बढ़ने लगा। मुसाफिर को जाते देखकर शेर ने आवाज़ दी, है मुसाफिर, रुक जा, मेरी बात सुन। हाथ आए सोने के कड़े से मुंह ना फेर। तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई। मेरे गुनाहों की वजह से बेशुमार बीमारियों का शिकार हो चुका हूँ और काफ़ी ज़ईफ हो चुका हूँ। हिलना चुलना चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है। मेरे नाखून मूंद हो चुके, मेरे दांत भी अब बाकी नहीं रहे, आंखें भी कमज़ोर हो चुकी है, सही नज़र भी नहीं आता। शेर की बातें सुनकर मुसाफिर दिल ही दिल में खुश होने लगा। कीमती सोने का कड़ा उसे मिलने का यकीन हो गया और उसे शेर की बातों पर मुकम्मल भरोसा हो गया। मुसाफिर शेर के पास जाकर कहने लगा, ठीक है, तुम्हें गुनाहों से निजात दिलाने के लिए मैं सोने का कड़ा लेने के लिए तैयार हूँ। बगैर मेहनत किए हाथ आए शिकार को देखकर शेर भी दिल में खुश होने लगा और कहने लगा, मेरे पास मौजूद सोने का कड़ा मैं तुम्हें खैरात में देता हूँ, लेकिन
पहले तुम खरीद में मौजूद नदी जाकर पानी नहाकर आ जाओ। मुसाफिर जल्दबाजी में कुछ सोचे समझे बगैर नदी में पानी नहाने के लिए तैयार हो गया। उस नदी के किनारे खूब कीचड़ था। पांव रखते ही फिसलने लगा, लेकिन सोने की कड़ी की आस में आगे बढ़ता गया और एकदम से कीचड़ में फंस गया। पांव बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया और फौरन मदद के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। ये कहते हुए मुसाफिर पर एकदम से हमला कर दिया और उसे मारकर पेट भर खाने के बाद आराम से वहां से चला गया। सबक: लालच मुसीबत को दावत देती है। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye. किसी गांव के करीब एक बूढ़ी चुड़ैल रोजी अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। गांव के लोग इस बात से कतई बेखबर थे कि रोजी एक चुड़ैल है। रोजी चुड़ैल रोज जंगल में जाती और कुछ जंगली जानवरों को खाने के लिए ले आती। एक दिन उसका मन कुछ अलग चीज खाने को करने लगा। बहुत वक्त हो गया किसी जवान का गोश्त नहीं खाया, क्यों ना आज किसी बच्चे का गोश्त खाया जाए। रोजी चुड़ैल खाने की तलाश में गांव को निकल पड़ी। शाम का टाइम होने वाला था, लेकिन गांव में अभी तक चहल पहल और रौनक थी, इसलिए उसको शिकार नहीं मिला। रोजी चुड़ैल उदास होकर बोली, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। अब मैं और मेरी बेटी पूनम क्या खाएंगे? ये कहते ही रोजी चुड़ैल घर को लौटने लगी कि अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। रोजी ने फौरन झपट कर उस बच्चे को एक थैले में बंद कर लिया और गायब हो गई। घर पहुंचकर रोजी अपनी बेटी पूनम से कहने लगी,
अरे बेटी, सब काम छोड़ो और ये देखो, आज मैं बहुत जबरदस्त चीज लाई हूँ। तुम इसे पकाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, आज तो वाकई कमाल हो गया। ये तो बहुत ही लजीज बनेगा। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटी, अब हम रोजाना ऐसा ही जबरदस्त और मजेदार खाना खाएंगे। अब मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाया करूंगी। वाह हा 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 हा। रोजी चुड़ैल रोज शाम को गांव में जाती और एक बच्चा उठा लाती। गांव से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे गायब होने लगे तो गांव के सभी लोगों को बहुत तशवीश हुई। सब लोग शाम होने से पहले बच्चों को वापस घरों में ले जाते। बहुत दिन बीत गए और रोजी को खाने को कोई बच्चा नहीं मिला था। लगता है गांव के सभी लोग मोहतात हो गए हैं। इतने दिन गुजर गए हैं और मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो मुझे जंगली जानवरों को ही खा के अपनी भूख मिटानी होगी। रोजी जंगल की तरफ चल दी कि अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बच्चे बबलू पर पड़ी जो आम के दरख्त पर बैठा हुआ था। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। आज तो यही मेरा खाना बनेगा। कितना मजा आएगा। रोजी चुड़ैल दरख्त के पास पहुंचकर बहुत प्यार से बोलने लगी। बेटा, ये आम तो बहुत मीठे और मजेदार लग रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ आम खाने के लिए दोगे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बच्चा बहुत शरारती मालूम होता था। वो रोजी से कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे आम लेके जाने दूंगा। क्या वाकई बेटा? तो आओ और नीचे आकर मुझे थोड़े से आम दे। नहीं नहीं, आपको आम चाहिए तो आप दरख्त पर चढ़ जाएं और जितना दिल चाहे उतने आम खा लें। अरे बेटा, देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं दरख्त पर कैसे चढ़ सकती हूँ? तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चली जाएं। मैं तो आपको कोई आम नहीं दूंगा। ये बच्चा तो बड़ा शरारती है। इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं क्या करूं अब? रोजी के जहन में एक तरकीब आती है। वो पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरे बदन में अब तो थोड़ी सी भी ताकत बाकी नहीं रही। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। रोजी को रोते देखकर बबलू को उस पर तरस आ गया और वो उस बुढ़िया से कहने लगा, अच्छा, रोती क्यों हो? मैं अभी कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकता हूँ, तुम उठाकर खा लेना। अरे नहीं बेटा, इस तरह तो आम गंदे हो जाएंगे। तुम यूं करो कि कुछ आम तोड़कर अपने साथ नीचे ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं अभी आम तोड़कर नीचे आता हूँ। बबलू जूं ही नीचे आया, चुड़ैल उसको जल्दी से थैले में डालकर चलती बनी। गांव का एक लकड़हारा राजू ये सब देख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है, गांव के बच्चों को ये उठाकर ले जाती है। आज तो मैं इसका पीछा करूंगा। कुछ ही दूर जाने पर रोजी चुड़ैल को प्यास लगी और उसने कहा, क्यों ना इस थैले को झाड़ियों में छुपाकर मैं पानी पी लूं। फिर वो थैले को झाड़ियों में रखकर पानी पीने चली गई। राजू ने झट से जाकर थैला खोलकर बच्चे को बाहर निकाला। राजू ने थैले में कुछ पत्थर, घास फूस और लकड़ियां डालकर वापस उसी जगह रख दिया और बच्चे को साथ लेकर
गांव आन पहुंचा। गांव आकर राजू ने सबको रोजी चुड़ैल की हकीकत बता दी। अरे लोगों, वो बुढ़िया रोजी ही हमारे गांव से बच्चों को उठाकर ले जाती थी। बबलू को भी उसी ने उठा लिया था। गांव के सब लोगों को रोजी पे शदीद गुस्सा आया। उधर रोजी घर पहुंचकर पूनम से कहने लगी, ये लो पूनम बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अरे माँ, क्या हमें फिर से जंगली जानवरों का ही गोश्त खाना पड़ेगा? अरे बेटी, तुम ठेला खोल कर तो देखो, तुमने इससे मजेदार खाना पहले कभी भी नहीं खाया होगा। पूनम ने ठेला खोलकर देखा तो कहने लगी, अरे माँ, क्या अब हम लकड़ियाँ और पत्थर भी खाएंगे? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इसमें तो मैंने एक बहुत मोटा और तंदुरुस्त बच्चा बंद किया था। फिर ये झाड़ियाँ और पत्थर कहाँ से आ गए? कहीं वो बच्चा निकल कर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है। जिस वक्त मैं पानी पीने गई थी, ठीक उसी वक्त वो बच्चा वहाँ से भाग गया होगा। मैं उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। उधर गांव के लोग रोजी चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। रोजी जैसे ही गांव में दाखिल होती है, उसे वही बच्चा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये यहाँ घूम रहा है। अब ये मुझसे बचकर दिखाए। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगी। रोजी बच्चे की जानिब बढ़ी। जैसे ही वो बच्चे के करीब पहुंची, वो उस जाल में फंस गई जो गांव के लोगों ने उसे पकड़ने के लिए लगाया था। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? खोलो मुझे। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना? आज हम तुम्हें पका कर खाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बच्चा नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा है। तुम बच्चे खाने वाली चुड़ैल हो। अब हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। गांव के लोग उस चुड़ैल को आग लगा देते हैं। जलते हुए रोजी चुड़ैल चिल्लाती है, तुमने मुझे जला तो दिया, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि चुड़ैल को जलाकर नहीं मारा जा सकता। हा 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 हा। मेरी बेटी पूनम को आने दो, वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब मरोगे। वाह हा 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 हा। अच्छा, तो तुम्हारी एक बेटी भी है। फिर तो वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी जब रोजी घर नहीं पहुंचती, तो पूनम फिक्रमंद हो जाती है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते गांव में निकल आती है। जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचती है, गांव के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और दरख्त के साथ बांध देते हैं। गांव वाले अब उन चुड़ैलों को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। सब परेशान होते हैं कि अचानक एक बुजुर्ग बाबा जी उधर आन पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चों? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? राजू बाबा जी को तमाम बात बताता है। तब बाबा जी एक मटके में से मिट्टी निकाल कर देते हुए कहते हैं, ये मिट्टी उन दोनों पर फेंक दो और साथ साथ कुरानी आयात का विर्द और अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगी। सभी गांव वाले जिक्र शुरू कर देते हैं और बाबा जी की दी हुई मिट्टी
जैसे ही उन दोनों पर फेंकते हैं, देखते ही देखते वो दोनों जलकर भस्म हो जाती हैं और गांव वालों की जान उन बच्चे खाने वाली चुड़ैलों के शर से हमेशा के लिए छूट जाती है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। देखा बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें शाम होने से पहले पहले घर लौट जाना चाहिए और किसी अनजाने के साथ हरगिज नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक जमाने का जिक्र है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों में छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने दिखा और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक कर अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिमसिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिमसिम। वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो मालिक ने बोले थे, बंद हो जा सिमसिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहाँ से। इतना सोना कहाँ से मिला?
अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहाँ गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगे उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। अर्थ देनी खड़ी। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम सरदार टेकशन मैं और बुजुर्ग करन गया और बुजुर्ग जो की तमिसिन ने आखिर टूटी बंद करना और आगे मत झटका मारे। मैडम ये मलिक सुहारा आ जा रहना एक काम कार करदा उधर हम इधर नंबर देवा के जाए गाड़ी पर या मोटर से देख लेगा या वीडियो जानकारी का बैठे मैं को नंबर टाइम मरे ये रोड में पूरा के बचता है। मैं घर बैठा या बिजली लतीफ का नंबर हो जाऊं को साथ दो। का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ दो घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे। खुल जा सिमसिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिमटिम, खुल जा समसम, खुल जा टमटम। उसने बहुत कुछ बोला लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में चोर गुफा में आ गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिमसिम। रास्ता
होते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी काफी परेशान थे। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला कि चोर ने उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा। हार के वो वापस चले गए, पर उनका मालिक जिद्दी था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 बर्नियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने का कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल की बर्नियां देखने गईं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम निकल जाए? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बर्नी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला, सो गए हो क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बर्नी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।
अजीज़ तलबा, ये आपने देख लिया है। इन कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें। आपको बहुत सारे अक्ल के मुताबिक जो है मसले हल करने का तरीका आ जाए। आखिर में देखें कि अली बाबा की, कासिम की बीवी ने चोरों को कैसे तबाह किया हिकमत अमली से।